और वो लोग दूसरे आइलैंड पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सेंकू के पिता और उनके साथियों ने जो ट्रेजर छोड़ा था वो उसी आइलैंड पर है और वो ट्रेजर सेंकू के लिए बहुत ही कीमती साबित होगा। इस ट्रेजर का नाम सुनते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो ट्रेजर कोई आम नहीं। हमारा जहाज बीच समंदर तक पहुंच चुका था उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए जिसको सेंकू के पिता ने उसी टापू पर छुपाया था। तभी सबकी नजर एक अजीब से बंदे पर पड़ती है जो अचानक यहाँ पर आया हुआ था। उसको देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी वो बंदा बोलता है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इस आइलैंड की एक औरत ने मुझे गोद लिया था और वही उसके बाद मेरी माँ बनी। लेकिन उससे पहले मैं कहा था कैसे यहाँ आया मुझे कुछ भी याद नहीं और इसी सवाल का जवाब लेने मैं तुम लोगों के साथ चलने वाला हूँ। इस मामले को देखकर सेंकू बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी टीम में एक नया मेंबर आया था जिसके अंदर जोश था कि उसे अपनी सच्चाई जाननी थी, वो भी उस दुनिया में जहाँ पर वो पैदा हुआ था। उसे थोड़ी बहुत यादें तो होगी ही, ठीक उसी आइलैंड पर जहाँ से सिर्फ 6 लोगों की शुरुआत हुई थी। हालांकि इस बंदे ने कई बार उधर जाने की कोशिश की लेकिन तूफान और समंदर की तेज लहरों के कारण वो बंदा बार बार वापिस आ जाता था और यही वजह है कि आज वो इन लोगों के साथ जा रहा है। प्लीज इसकी बात मान लो, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं बस तुम लोगों के साथ चलना चाहता हूँ, अपनी सच्चाई जानना चाहता हूँ। सेंकू के हाँ करने पर यह बंदा बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी समंदर में एक अजीब सा तूफान आता है जिसमें हमारा जहाज फंस चुका होता है, जहाँ पर बादल ऐसा लग रहा था जैसे अब जहाज को छू जाए। घने बादल जमीन पे आने वाले थे, सिग्नल डिटेक्ट हो रहा था और हमारे टीम के 5 सबसे अद्भुत लोग जो जहाज के चारों तरफ नजर रख रहे थे और हमारा पायलट बहुत खुश होता है। मुखिया जी तो एकदम चीख चीख के बोल रहे जहाज को रोक दो। तभी सेंकू कहता नहीं उसकी जरूरत नहीं है, हमारा पायलट सब कुछ संभाल लेगा। तभी वो लोग वहीं पे जहाज को छोड़ देते और बोट से निकलकर ऊपर की ओर आते हैं जिसमें रूडी, सेंकू, गेनो और ये टकला नया आदमी था। सांस टीम के 5 खतरनाक पिलर जो के टापू पर पहुंच चुके थे और हमारा पायलट अभी उसी पे था। वो एक टब उठाता है जिसमें से निकलती है सुइका जो चुपचाप आई थी यहाँ पर। वो रोने लगती है और बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बस सबके काम आना है, मुझे खुश होना चाहिए ना। नहीं तुम पूरी तरह से गलत हो, नाम नहीं लिया तो यहाँ आई क्यों? आखिर नियम तो नियम होते हैं, तुम्हें नियम का पालन करना चाहिए था। अब चुपचाप वही करो जो मैं कहूंगा। सुइका रोने लगती है क्योंकि उसे लोगों की मदद करना पसंद है, उसे सबके साथ रहना पसंद है। तभी वो शेफ आती है और उसके कानों में कुछ बनाती है जिसकी वजह से वो खुश हो जाता है और हमारा मेन हीरो था जो उसे साफ सफाई का काम सौंपता है। इधर ये छोटा पहरेदार जो पानी में कूद जाता है देखने के लिए कि आखिर पानी के अंदर है क्या। तभी वो देखता है कि वहाँ पे हजारों लोगों की लाशें पड़ी है जो लोग पत्थर की मूर्ति बने पड़े हैं और ये मंजर ठीक वैसा ही है जब 3700 साल पहले धरती पर कोई नीली रोशनी आई थी। उसके बाद सिर्फ 6 लोग बच के एक टापू पे गए थे और आज हम सब वहीं पर आ खड़े हैं। क्या इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है? मेंटलिस्ट सबको अलर्ट करता है, बोलता है सावधानी से कदम उठाना। तभी हमारा एक टीम मेंबर नया वाला टकला वो दूरबीन से जहाज को देखता है और जहाज को देखते ही शॉक होकर गिर जाता है। दरअसल वहाँ पर वो सभी लोग मूर्ति बन गए थे जो लोग जहाज पे छोड़ के आए थे और हम सब सिर्फ उतने ही लोग बचे थे जो टापू पर पहुंच चुके थे। इधर बची थी सुइका जिसको पायलट ने एक लात मारा था, वो भी अपने मूर्ति बनने से पहले। इधर हमारी साइंस टीम आगे की ओर खोज करने के लिए निकलती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये अब तक का हमारा सबसे खतरनाक मिशन है। तभी उसे एक सेल दिखाई देता है जिसको वो छूने वाले थे लेकिन सेंकू मना करता है। पीछे से टकला और गेनो वो दोनों को रोक रहे थे कि रुको आगे मत जाओ। गेनो आकर सब कुछ सच सच बताता है जिसको देखकर सेंकू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन फिर भी वो कहता है हमें शांत रहना चाहिए, ध्यान से देखो अभी हमारे सामने जो है उसके ऊपर फोकस करो। उसे ऐसा फील हो रहा था कि इस सेल को किसी ने छुआ है और वो कोई और नहीं बल्कि एक लड़की है क्योंकि इसके सेल पर उसका फिंगरप्रिंट लगा हुआ था और सेंकू उस सेल को कढ़ाई में गर्म पानी कर उसके अंदर डाल देता है जिससे हम देख पाते हैं कि आखिर उस सेल पर किन किन लोगों के उंगली के निशान है और ऐसा लगता था जैसे कोई लड़की आई थी जो इस सेल को जमा कर रही थी। तभी वो लोग सुराग ढूंढने में लग जाते हैं और हमारे मेंटलिस्ट को मिलता है एक बाल जिसको वो सेफली एक कीप में रख रहा था। तभी सेंकू के दिमाग में एक फटाफट और खतरनाक आइडिया आता है क्योंकि वो यूरी को दे देता है और यूरी ये सब संभाल लेगी। यूरी अपनी फुल पावर से उसको इतना जोर से घुमाता है कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो एक आटे की तरह मिक्स हो जाता है। अब उसको माइक्रोस्कोप की मदद से दिखा जाता है तो उसमें कंफर्म हो गया था कि वो एक लड़की ही थी जिसने इसको छुआ और अब सेंकू बता देता है कि हमारा शिकार कौन है। तो फुल स्पीड में यूरी निकल पड़ती है ऊपर की ओर। यूरी इस लड़की को ढूंढने के लिए जाती है, वो जंगल में इधर उधर देखती है कि आखिर कोई है तो नहीं। उसके पीछे ये लोग भी जाते हैं। तभी यूरी कहती है शांत रहो और वहीं पे रहो, मुझे कोई दिखा। तभी यूरी को एक लड़की दिखाई देती है जो उन सेल्स को जमा कर ले जा रही थी और वो इस आइलैंड पर अकेले घूम रही थी इसलिए उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो मूर्ति है वो बहुत खूबसूरत यार और ये चारों उसको घूर के देख रहे थे। तभी उसे कोई लड़का प्रपोज करता है, वो भी एक नहीं बल्कि 3। एक के मूंछ बड़ी, एक के मूंछ नहीं और एक तो टकला और देख खुला था। इन तीनों चारों को तो शर्म आ रही थी और साथ में इस लड़की को भी जिसको उसने प्रपोज किया था। मैं क्या बोलूं, मुझे तो एक्सपीरियंस ही नहीं है इन सारी चीजों का, मुझे क्या बोलना चाहिए। तभी वो उन तीनों को रिजेक्ट कर देती है। इन तीनों का तो मुंह बन जाता है और वहाँ से पुदुम दबाकर भाग जाता है। तभी सेंकू कहता है अब मेरी बारी है, अब इनसे सवाल जवाब मैं करूंगा। नहीं तुम रहने दो, तुम जीता जाकर गड़बड़ कर दे तो मुझे जाना चाहिए। यार छोटे बच्चे सीधा सीधा बता कि आखिर वो ट्रेजर बॉक्स कहाँ है। अरे बाप रे, इसका तो स्टाइल ही गजब है, लेकिन ये हमें किसी दिन मरवा डालेगा। तुम कौन से ट्रेजर की बात करो, मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता। और ये ट्रेजर होता क्या, तुम तो इस आइलैंड के लगते ही नहीं हो। और तुम तो काफी हैंडसम लग रहे हो। तभी यूरी कहती है बताओ गेनो मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। बाप रे चुड़ैल की अम्मा। तभी इस लड़के को चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और ये लड़की उधर दौड़ पड़ती है अपने गाँव की ओर जिधर से उसके चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी और इसके पीछे पीछे ये चारों भी जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि गाँव में एक दूसरे पर हमला हुआ है, सब आपस में ही लड़ रहे हैं। तभी सेंकू एक दिमाग लगाता है, अपना वाटर पंप यानी कि गैस पंप निकालता है और गोकू के सिर पे डाल देता है। उसमें की उन जहरीले गैसों को बाहर निकालता है जिससे कि सब लोग ढेर आ जाते हैं 1 मिनट में ही। तभी सेंकू कहता
कहता है आखिर उस बार हुआ क्या था, तुम अपने बारे में कुछ बताओगी हमें। वो लड़की उसे अपने बारे में बताना शुरू करती है और वो कहती है एक बार की बात है, हम सब इस आइलैंड से बहुत दूर भागने जा रहे थे क्योंकि हम सब मास्टर की तंगी से परेशान हो चुके थे और हम सिर्फ लड़कियां हैं क्योंकि लड़कियों को लिया जाता है वहाँ से। तभी पीछे से मेजो आता है और मेजो हम सबका पीछा करने लगता है और हमारे बोर्ड तक वो पहुंच जाता है। मेजो के साथ एक और लड़की थी। तभी मेजो कहता है तुम जो पीछे से मुड़ के देख रही हो, तुम 2 साल बाद बहुत खूबसूरत हो जाओगी, मुझे इंतजार रहेगा। तभी वो लड़की आगे आती है और अपने हाथ में एक रस्सी घुमाती है, आसमान की ओर फेंकती है। लेकिन सिर्फ रस्सी फेंकने से क्या होगा, जरा तुम समझो, ये वही रस्सी है जिससे वो जादू होता है। यानी सीधा सीधा बात आओ तो ये वही रस्सी है जिसने आज से 3700 साल पहले पूरी धरती को पत्थर का बनाया था। और ये वही दिन था जब पूरी दुनिया पत्थर की बनने वाली थी और साथ ही ये लड़की भी पत्थर की बनने वाली थी। लेकिन इस लड़की का बाल का पत्थर का बनता है, उससे पहले इसने अपना बाल काट दिया और बाल का पत्थर का बनने के बाद ये लड़की तुरंत पानी में कूद जाती है क्योंकि उस जादू की रेंज ही यही थी। और तभी से मैं उसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ और यही वजह है। तो सेंकू सब कुछ समझ जाता है पूरी तरह से अच्छे से और वो ये भी समझ गया था कि आखिर वही वो चीज है जिसने इस पूरी धरती को पत्थर में बदला है। और ये लड़की उस दिन इसलिए बच गई थी क्योंकि नीली रोशनी जो थी वो उसके बालों तक ही पहुंच पाई थी, जो पत्थर का बन गया था और उसने उसको तुरंत फेंक दिया और पानी में कूद गई। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। तभी यूडी कहती है आखिर तुम इतनी खूबसूरत क्यों बनती हो? तभी वो लड़की कहती है कि हमारे मास्टर साल में एक बार गाँव में आते हैं और 18 साल की लड़कियों को अपने साथ लेके जाते हैं जो सबसे सुंदर होती है। और मैं भी वही काम कर रही थी ताकि एक दिन मुझे भी चुना जाएगा और मेरे चुने जाने के बाद मैं मास्टर के करीब रहूंगी और यही वो वजह है कि मैं उसे मात दे सकती हूँ। बस मुझे ऐसा लगता है इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी हमारा वो मेंटलिस्ट कहता है बाप रे, फिर तो इसमें यूडी को शामिल होना चाहिए। लेकिन ये गुडेला क्या लगता है, ये यूडी एकदम लड़की की तरह दिखती भी है, बल्कि मुझे तो ये किसी भी एंगल से लड़की नहीं दिखती। तभी सेंकू कहता है चिंता मत करो, इसको पूरी तरह से लड़की बनाने की जिम्मेदारी मेरी। वो लड़की उसे एक ड्रेस देती है ताकि वो उसमें भी शामिल हो सके, लेकिन वो खुलेआम सबके सामने में अपने कपड़े बदल रही थी। ये देख उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। ड्रेस पहनने के बाद वो कुछ ऐसे दिखने लगी थी क्योंकि उसे अपना मिशन जो पूरा करना था, लेकिन उसे इन ड्रेस की आदत नहीं थी, इसलिए वो बंदरों वाली हरकतें कर रही थी और सबके नजर में भी आ चुकी थी। तभी यूडी अपने दूरबीन से देखती है बोट को जहाँ पर सभी लोग पत्थर के बने हुए थे। मेघमा आता है जो यूजुहारा, यहाँ तक कि हर कोई बना था। तभी वो जाने की कोशिश करती है तो मेंटलिस्ट उसे रोकता है, लेकिन फिर भी उसे कंट्रोल नहीं होता और वो इमोशन में बह के सीधे जहाज की ओर निकलते उन लोगों को बचाने। तभी उसके पीछे एक लड़की खड़ी हुई थी जो उसके ऊपर नजर रख रही थी। तभी वो लड़की एक लात मारती है, लेकिन यूडी उसको डॉज करके नीचे की ओर झुकती है। उसे बचाने के लिए इन चारों ने पीछा किया उनका, लेकिन इन लोगों के बीच एकदम खतरनाक फाइट चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक गुरिल्ला एक शेरनी के साथ लड़ रही हो। और मार करने वाली लड़की बार बार एक ही बात पूछ रही थी कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? जब तक तुम नहीं बताओगे मैं ऐसे ही मारती रहूंगी। तभी यूडी बोलती है मुझे लैब चाहिए। लैब? ये क्या होता है? अब यहाँ पर मेंटलिस्ट अपना मेंटल दिखाता है। अरे लैब तुम यहाँ हो, इधर देखो, इधर आओ। सॉरी मुझे माफ करना है, तुम्हें परेशान किया। ये देखो ये रहा लैब, अब तुम आपस में जो करना है करो। दरअसल इसका नाम लैब है और इसे लैब चाहिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। तो इसका मतलब ये था, लेकिन मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। आई नीड लैब, मुझे लैब की जरूरत है। तभी यूडी सबके सामने अपने आप को प्रूव करने के लिए सेंकू को किस कर देती है। वाह क्या नोटी हो रहा है ब्रदर, आज तो तेरी लॉटरी लग गई। वो एक लड़की थी इसलिए वो सब देख नहीं पाती, वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। और तभी हम देखते हैं कि हमारा जो लौंडा पानी के अंदर गया था समुंदर को देखने, वो अब बाहर आता है और वो देखता है कि उसके सारे दोस्त सारे साथी पत्थर के बन चुके हैं। यहाँ तक कि किन्नो जो उसका दोस्त था वो भी, जो उसके साथ पहरेदारी करता था, वो रो पड़ता है और कहता है मुझे मदद की जरूरत है, प्लीज कोई मुझे बचाओ। और जैसे इन तीनों को पता चलता है कि वो जिंदा है, ये लोग भी खुश हो जाते हैं। लेकिन गिन्नो के लिए असली प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई थी क्योंकि वहाँ के गुंडे उसे घेरने वाले थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस ड्रम में कोई ना कोई है और वो उसी ड्रम में छुपा हुआ था। लेकिन उसका ध्यान भटकाने के लिए हमारी प्यारी सुइका आ जाती है और वो इतने टप्पे खाती है, इतने टप्पे खाती है कि वो सीधा पहुंचती है मेकअप लैब, क्योंकि उन लोगों को लैब चाहिए और लैब के ऊपर घास डाल के वो लेके जाती है। और हम देखते हैं कि लोग बकरियों को भी लेके जा रहे थे। तभी सुइका और भी ज्यादा मेंटलिस्ट को परेशान करने से पहले इसको छुड़ाना चाहती थी और ये समझ जाता है कि सुइका ये सब कुछ मेरे लिए कर रही है। वो चाहती है कि मैं यहाँ से सेफ निकलूं क्योंकि ये लोग तो पहले ही पत्थर के बन चुके हैं। सुइका अपना काम बखूबी निभाती है और वो लैब कार को लेकर सीधा बाहर निकलती है वो किन्नो के साथ, क्योंकि उसी लैब में तो गुरिल्ला को लड़की बनाया जाएगा, क्योंकि वो लड़की थोड़ी है भाई, वो तो गुडेला है गुडेला। गांव के सभी लोग उसे एक जानवर की तरह देख रहे थे और उसे जानवर समझ के पीछा कर रहे थे, क्योंकि वो लोग पुराने जमाने के हैं, वो इसे कार तो समझ ही नहीं सकते ना। अब वो सभी लोग एक सेफ गुफा के अंदर पहुंच चुके थे जहाँ पर वो सब कुछ प्लान करेंगे और आइलैंड के सारे सिपाही अब भी उस जानवर को ढूंढ ही रहे थे, यानी कि गाड़ी को। इधर सेंकू मेकअप का सामान बनाने के लिए फल और फ्रूट्स को जमा कर चुका था। आखिर प्रोसेस कैसे कैसे होगा, ये सब कुछ होगा, वो भी सेंकू के साइंटिस्ट वाले दिमाग के मदद से। और ठीक 2 घंटे बाद वो मेकअप का सारा सामान रेडी कर देता है, लेकिन उससे पहले वो गुडेला को बोलता
बोलता है तुम अपने बाल धो पहले। बाल को वॉश करने के बाद उसका बाल एकदम असाइन करने लगता है और फिर उसे लड़के बनाकर सबके साथ भेज दिया जाता है और बेचारा किन्नरो भी इन सब में शामिल हो गया था। तभी सिपाही आता है और वो एक एक लड़की को छू छू कर चेक करता है, सबसे अपना अपना इंट्रोडक्शन मांगती है। किन्नरो बेचारा अभी डिप्रेशन में था कि एक लड़के को लड़की क्यों बना दिया गया, मास्टर के यूज के लिए। ये तो सरासर चीटिंग हुई। और हमारी गुरेला दीदी जो कि पोज करने में एकदम माहिर है, देखो कितनी प्यारी लग रही थी। और इसको पीछे से देखकर ये बंदा भाई पूरा कूल ठंडा ठंडा हो गया था। तभी एक सिपाही आता है और उस लड़की को पोज करने से मना करती है और बोलती है कि तुम अपनी जगह पे जाओ, इनसे मुझे कुछ बात करनी है। तभी सिपाही कहता है तुम बहुत ताकतवर हो, किसी दिन मेरे से लड़ना चाहोगी। तभी यूरी कहती है दम हो तो आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। इन दोनों का आई कांटेक्ट एकदम नेक्स्ट लेवल का था। वो सिपाही इतना बोलकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। इधर सुइका, सेंको और गेनो अपने मिशन को अंजाम देने के लिए निकलता है और इधर ये लोग महल की ओर निकल रहे थे। तभी एक एयर रिंग को फेंकती है सुइका और इधर से ये सारे प्लान को समझाता है और वो बोलता है बस एक प्यारा सा पोज करके बताओ। भाई साहब रूरी से प्यारा पोज करवाना, बाप रे ये तो वही बात हो गई कि घी में हाथ डालो, अरे मेरा मतलब आग में हाथ डालो। ये प्यारा पोज क्या, प्यारी पोज भी कर सकती है। ये बहुत ट्राई करती है, सुइका को भी याद करती है कि आखिर सुइका किस तरीके से प्यारा पोज मारती है, लेकिन बिचारी अपनी मेहनत छोड़ती नहीं, किसी न किसी तरह के हाथ पैर को टाइट करते है वो एक प्यारा सा पोज दे ही देती है। ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इधर की आवाज उधर जा सकते है, उधर की आवाज इधर नहीं आ सकती और इसी का फायदा ये लोग उठा रहे थे, या फिर यूं कहूँ कि मजे कर रहे थे। बेटा गेनो तुम मेरे से बाद में मिल, मैं तुझे बताता हूँ। तभी कहती है हाँ अच्छे से समझा लेना, लेकिन उससे पहले मेरा प्लान सुन लो कि आखिर तुम लोगों को कैसे कैसे करना है। सेंकू उसको सारी बातें समझाती है कि किसका काम क्या है। ठीक है मैं समझ गई और मैं अपना काम बखूबी निभाऊंगी। और अब हम सब बनाने वाले हैं एक ड्रोन। एक ड्रोन क्या, बाप रे ये एक ड्रोन बनाने की बात सच में कर रहा है क्या। देखो वो चौकना मौकना बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले हमें एक ड्रोन बनाना है, तभी हम उस एयर रिंग को हासिल कर पाएंगे जिसको रस्सी के जरिए आसमान में उछाला जाता है और नीली रोशनी निकलती है। लेकिन फिक्र मत करो, हम ड्रोन बनाने से पहले एक रोबोट बनाएंगे, बोले तो एक चूहा, जिससे हमारे इस मिशन को पूरा होने के चांसेस 99% से 100% हो जाएंगे। वो चारों काम पे लग जाते हैं और फुल मेहनत करते हैं। तभी सेंकू सिखाता है, ध्यान से देखो एक मोटर कैसे बनती है, मोटर बनेगा तभी हम एक मोटर कार बना पाएंगे। ये कुछ इस तरीके से नाकता है जब दोनों साइड से मैग्नेट होता है और उसको लपेटने के लिए ये चारों मेहनत कर रहे हैं। और इधर ये चारों लड़कियां आगे की ओर निकल ली है जिसको मास्टर के पास ले जाया जाएगा और मास्टर की हवेली एकदम खतरनाक जगह पे। किंडो एक लड़का है इसलिए लड़की तेरे नहीं चल सकता, इसलिए इसे पिटाई भी पड़ती है भाई। और सुइका इधर फुल मेहनत और लगन से अपना काम करके एकदम चूहा वाला फील्ड बना देती है और मास्टर के महल की सीढ़ियों के सामने बैठकर उस चूहे जैसी कार्ड को भेज देती है यूरी के पास। लेकिन वो चूहा भी थोड़ा सा नोटी हो रहा था, वो सिपाहियों को परेशान करते हुए निकलता है। यूरी की नजर जैसे उस पर पड़ती है वो तुरंत उसे पकड़ लेती है और उसमें लिखा था कि हमें सबसे पहले उस ट्रेजर को ढूंढना है जिसको हमारे पिता ने छोड़ रखा था। वो चुपचाप एक मौका देकर निकलती है उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए, या फिर यूं कहूँ कि उस ट्रेजर जैसे खजाने को ढूंढने के लिए जिसको सेंकू के पिता और उसके साथियों ने इस दुनिया पर छोड़ गया था, सेंकू की लास्ट निशानी समझकर। तभी सेंकू कहता है चुपचाप ध्यान से रखना ओके। यूरी देखती है कि उसके अंदर पत्थर है और पत्थर के अंदर भी पत्थर है, वो उसे टच करके देखती है और वो समझती है कि अगर मैं पिछली बार की तरह इसे खोलूंगी या फिर काटूंगी तो ये बजेगा और इसकी आवाज चारों तरफ जाएगी और सिपाही आएंगे और मुझे पकड़ के ले जाएंगे, फिर हमारा प्लान चारों तरफ से चौपट हो जाएगा। तभी सेंकू कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इधर तुम्हारे लिए रेडी कर रहा हूँ एक केमिकल जो एक पत्थर को अंदर ही अंदर फोड़ देगा और आवाज भी नहीं करेगा। और वो उस केमिकल को रेडी करने के बाद 3 चूहों के साथ भेजता है यूरी के पास, लेकिन वो चूहे फिर से सिपाहियों के मजे लेते हैं और यूरी खोल के देखती है कि हर एक पर हर एक सामान था और ये तीनों यूरी को खड़े होकर देख रहे थे क्योंकि वो ऊंचाई पर थे। यूरी को अब अपना काम बखूबी निभाना था। वो पत्थर के अंदर उस केमिकल को डालने से पहले एक छेद करती है, तभी सिपाहियों को कुछ आवाज सुनाई देती है और हम देख पाते हैं कि हमारा किन्नरो भाई साहब वो भाला डांस कर रहा था ताकि यूरी अपना काम अच्छे से कर सके, क्योंकि भाले की खर 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 का आवाज में यूरी का वो काम वाला आवाज नहीं आएगा इधर। सिपाही इसको देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कहता है अरे चिंता मत करो ये मेरा पर्सनल डांस है, और वो और भी ज्यादा ओवर एक्टिंग करने लगता है। इधर यूरी उस पत्थर में एक सुराग बना रही थी और इधर ये चारों इन लोगों को बिजी रख रहे थे ताकि इसकी आवाज वहां तक न पहुंच पाए। और सेंकू वो फोन स्पीकर के जरिए उसे सब कुछ बताता है कि आखिर किसको कैसे डालना है और कैसे मिक्स करना है। और यूरी सेम प्रोसेस फॉलो कर रही थी, वही जो सेंकू बता रहा था। और सुराग करने के बाद वो उसे अंदर डाल देती है। अब विशेष समझो ये जो केमिकल अंदर गया ये फटने वाला है और अगर उसे जगह नहीं मिलेगा तो अंदर ही अंदर फटेगा, जिससे पत्थर पूरी तरह से नरम हो जाता है और वो फट के बाहर आ जाता है। यूरी इसको देख के बोलती है वाह इम्प्रेसिव। वो उसको खोदता है, तभी उसे दिखाई देता है बाप रे इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ बालू है, एक पीली रेत जो किसी काम की नहीं। उसे अपने सारे मेहनत पर पछतावा होता है कि बाप रे इसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया। वो उस रेत को एक पोटली में भरकर चूहे गाड़ी के साथ भेज देती है सुइका के पास और सुइका लेके जाता है सेंकू के पास। सेंकू उसको ओपन करता है तो देखता है कि उसके अंदर से पीली रेत निकल रही है जो सोने जैसी चमक रही थी। और इसी थोड़ी सी रेत को निकालने के लिए सेंकू के पिता ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। सेंकू उसको माइक्रो ग्लास से देखता है तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर प्लेटिनम है और यही वो प्लेटिनम है जिससे वो मेरिगल लिक्विड बनाएगा। हालांकि इसकी संख्या बहुत ही कम है क्योंकि ये बहुत रेयर है, ये हर जगह नहीं मिल सकती। और यही वो वजह है कि सेंकू के पिता को सिर्फ
इतने को इकट्ठा करने में अपनी पूरी जिंदगी लग गई। सेंको अपना काम शुरू कर चुका था, वो मेडिकल लिक्विड बना रहा था ताकि वो अपने साथियों को दोबारा जगा सके, बिल्कुल उस गुफा वाली मेडिकल लिक्विड की तरह जो इंसानों को ठीक करती है। और अब ये लोग अपने साथियों को जगाएंगे और वो जागते ही एक दूसरे पर हल्ला बोलेंगे। तभी सुइका दूरबीन से जहाज की ओर देखती है और हम देख पाते हैं कि वहाँ के लोग उस मूर्तियों को उठाकर पानी में फेंक रहे थे। मुझे नहीं पता इन लोगों की क्या दुश्मनी है, लेकिन वे लोग इतने बुरे हैं कि मत पूछो। और उनमें से एक मूर्ति बोले तो हमारे पायलट की मूर्ति को ये लोग लेके जाते हैं उन 4 लड़कियों के पास, क्योंकि उन लोगों को शक हो ही गया था। वो एक एक करके सबको बोलते हैं अगर तुम में से कोई इसका अपना नहीं है तो इस मूर्ति को तोड़ो, और जो इस मूर्ति को नहीं तोड़ेगा मैं समझ जाऊंगा कि वो हम में से एक गद्दार है। हर एक लड़की आती है, एक एक करके वो उसके शरीर का एक एक पार्ट पुर्जा तोड़ती है। इधर हमारी गुड़िया दीदी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन सेंकू उसे समझाता है काम डाउन, आराम से काम लो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करो। तभी हमारी गुड़िया दीदी बोले तो यूरी आगे की ओर निकलती है और बोलती है तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, मैं इसे एक बार में ही तोड़ दूंगी। वो निकलती है उसे तोड़ने के लिए, हालांकि वो उसे अपने हिसाब से तोड़ती है ताकि उसे फेविक्विक यानी कि गोंद से चिपकाया जा सके। वो उसे एक ही मुक्के में रैज कर देती है, बोले तो एक सेकंड में। और इधर सुइका जो उस टुकड़े को अपने चूहे जैसी मशीन के साथ एक एक करके भेज रहा था गिंडो के पास, और गिंडो उसको लेके सीधा सीधा जोड़ रहा था। और अब सेंकू के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है कि क्यों न सबसे पहले इसे ही जगाया जाए। वो उसकी मूर्तियों को जोड़ देता है गोंद से और डिसाइड करता है कि हम सबसे पहले अपने पायलट को ही जगाएंगे। वो उसके ऊपर वो मेडिकल लिक्विड डालता है और हम देख पाते हैं कि हमारा पायरेट किंग, अरे थोड़ी पायलट, हमारा पायलट आजाद हो चुका है। और वो आता ही बोलता है क्या हाल है बच्चा पार्टी, हालचाल ठीक है या फिर कुछ मदद करूं? तभी सेंकू कहता है हाँ मेरी मदद करो, मुझे एक ड्रोन बनाना जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, समझा करो यार। क्या इस जमाने में एक ड्रोन का मिलना नामुमकिन है, लेकिन ठीक है तुम बोल ले तो मैं बनाने में पूरा मदद करूंगा। और वो निकलता है सबसे पहले कारीगर को ढूंढने के लिए, यानी ये कसाईकी दादाजी को, क्योंकि बिना कारीगर के एक ड्रोन बनाना ये तो नामुमकिन है। और वो पानी में इसलिए जाता है क्योंकि कसाईकी दादाजी को पानी में फेंक दिया था। हमारा पायलट और टकला थोड़ा सा नीचे जाने के बाद उसकी दमे फूलने लगती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हमें बाहर जाना चाहिए वरना हम लोग यही मर जाएंगे। बाहर आते ही वो बोलता है पानी काफी गहरा है, हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। तभी सेंकू कहता है मुझे पहले से पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए स्कूबा डाइविंग का इंतजाम किया था और अब तुम लोग उसको पहनो और सीधा नीचे जाओ और हमारे कारीगर सुकैची दादाजी को वापस लेके आओ। वो दोनों उस टैंक को पहनकर नीचे की ओर जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बातें करते अच्छे से समझ जाते हैं कि आखिर हमें कैसे करना है। वो दोनों एक दूसरे को पकड़ते हैं, बोले तो पकड़ते हैं सुकैची दादाजी को दोनों मिलकर, लेकिन वो जमीन में आधे हले हुए थे। यही वजह है कि वो उन्हें नहीं निकाल पा रहे थे और उनके डब्बे का गैस भी खत्म होने वाला था। तभी वो सेंकू को रस्सी के जरिए एक मैसेज भेजता है कि तुम मुझे वो मेडिकल लिक्विड दे दो, मैं इसी में एक को जिंदा कर देता हूँ। मेडिकल लिक्विड अब उसके हाथ में आ चुका था। अब डिसाइड ये करना था कि जगाना किसको। वो तुरंत जगाता है ताजू को, क्योंकि उसके अंदर ताकत है, वही उन बूढ़ों को बाहर निकाल सकता है। ताजू के ऊपर मेडिकल लिक्विड डालते ही ताजू पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और वो पायलट और ताजू एक दूसरे से बात करके 5 मिनट के अंदर में वो सब कुछ समझ लेते हैं। अरे सॉरी 5 सेकंड के अंदर में। और वो तीनों मिलकर उसको उखाड़ते हैं और ऊपर की ओर लेके आ जाते हैं। अब हमारे कारीगर बूढ़ो रेडी हो चुके थे, तो अब हम देखने को मिलेगा ड्रोन। वाह क्या इंप्रेसिव है।